हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे कम कर्मचारियों की संख्या किस राज्य में है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया कि जो कर्मचारियों की संख्या है वो क्या एफ राज्य में सबसे कम है, या फिर जी राज्य में सबसे कम है, या ए राज्य में सबसे कम है, या फिर ई राज्य में कर्मचारियों की संख्या सबसे कम है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमें ये जो पाई चार्ट है इसको देख करके निकालना होगा। तो इसमें बहुत सारे राज्य दिए हुए हैं ए से जी तक। इन सभी राज्यों में अलग अलग कर्मचारियों की संख्याएं दी हुई हैं। तो जिस राज्य में सबसे कम कर्मचारियों की संख्या होगी वो राज्य इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर राज्य ए की बात करें तो 180 है, राज्य बी में कर्मचारियों की संख्या 150 है, राज्य सी में कर्मचारियों की संख्या 180 है। इसी प्रकार से डी राज्य में 240 और ई में 60 है, एफ राज्य में 120 कर्मचारी हैं तथा जी राज्य में 150 कर्मचारी हैं। तो इन सभी की तुलना में ई राज्य जो है इसमें सबसे कम दिख रहे हैं, क्योंकि 60 है। 60 से छोटी संख्या किसी की नहीं है। इसका मतलब जो 60 कर्मचारी हैं सबसे कम है। और ये किस राज्य में स्थित है? ई वाले राज्य में स्थित है। देखिए, इतना सा हिस्सा जो है ये ई का है। तो ई राज्य में 60 कर्मचारी हैं, जो कि इस दिए हुए ग्राफ में सबसे कम संख्या है, इसलिए ई राज्य में सबसे कम कर्मचारी होंगे। तो कौन सा इसमें का ऑप्शन सही हो गया? डी वाला पार्ट आपका सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन था ही नहीं, बस आपको ग्राफ देख करके और उसको लिख देना था आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि इस दिए हुए पाई चार्ट ग्राफ में दिया हुआ है कि जो ए राज्य है उससे 180 कर्मचारी हैं, बी राज्य में 150 है, सी में 180 है, डी में 240, ई में 60, एफ में 120, जी में 150 कर्मचारी हैं। तो इन राज्यों के जो अलग अलग कर्मचारियों की संख्याएं हैं उनको अगर सबको जोड़ लिया जाए तो दिए हुए इस पाई चार्ट के लिए कुल कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। तो यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इनको सबको हमें जोड़ लेना है। तो कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी आएंगे। राज्य ए में कितने लोग हैं? 180 हैं। फिर राज्य बी में कितने हैं? 150 हैं। राज्य सी में कितने लोग हैं? 180 हैं। फिर राज्य डी में कितने लोग हैं? 240 लोग हैं। राज्य ई में कितने लोग हैं? 60, एफ में 120 और जी राज्य में 150 लोग हैं। अब इन सभी कर्मचारियों की संख्याओं को अगर हम ऐड कर लें तो हमें कुल कर्मचारियों की संख्या इस दी हुई कंपनी के लिए आ जाएगी। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0 0 यानी ये हो गया 0, फिर 5 2 7 6 13 4 17 17 8 25 5 30 30 8 38 हासिल आया 3 1 4 1 5 5 2 7 1 8 1 9 1 10, यानी कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई? 1080, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राज्य बी का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी इस दिए हुए ग्राफ में जो राज्य बी का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बीच में कितनी डिग्री का कोण बन रहा है केंद्र के साथ। तो ये देखिए, यहां से इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसे हम थीटा कहेंगे, यही केंद्रीय कोण होगा। तो हर एक पाई चार्ट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोगों का केंद्रीय कोण का अनिवार्य रूप से बनता ही बनता है। अब ये क्वेश्चन इसमें राज्य बी के लिए पूछ लिया गया, कोई जरूरी नहीं इसकी जगह पे किसी भी एक राज्य के लिए पूछा जा सकता था, यानी किसी एक क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण की माप पूछी जा सकती थी। तो इस केंद्रीय कोण की जो माप होगी वो इन दिए हुए 4 ऑप्शनों में से होगी। तो क्या इस प्रश्न के अकॉर्डिंग राज्य बी के लिए केंद्रीय कोण की माप 80 डिग्री होगी? क्या केंद्रीय कोण की माप 60 डिग्री होगी? या सी पार्ट केंद्रीय कोण की माप 75 डिग्री होगी? या फिर
केंद्रीय कोण की माप 50 डिग्री होगी। यानी इन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कोई एक माप आएगी। तो केंद्रीय कोण की माप निकालने के लिए जो फार्मूला होगा वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यानी केंद्रीय कोण की जो माप होगी उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थीटा बराबर आएगा जो वैल्यू हो, यानी जिस क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण की माप निकालने के लिए कहा जाए उसके मान को हमें अंश में रखना होता है, यानी ऊपर रखना होता है। तो देखिए जो राज्य बी है उसका क्षेत्र कितना है, यानी उसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, 150। तो जो राज्य बी के कर्मचारियों की संख्या है उसको हम लोग अंश में रख देते हैं, यानी 150 हमने अंश में रख दिया। अब जो हर होता है वो उस दिए हुए कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या के बराबर होता है। यानी चाहे यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या से रिलेटेड था तो हम कर्मचारियों की संख्या कुल रखेंगे, या अदर कोई चीजें होती है, जैसा भी डेटा दिया हुआ होगा पाई चार्ट में, तो उस ग्राफ के कुल मान को हम सदैव केंद्रीय कोण निकालने के लिए हर में रखते हैं। तो यहाँ पर जो ये पाई चार्ट है इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आई थी, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को निकाल करके बताया है। तो 1080 कर्मचारियों की संख्या कुल थी। तो जो यहाँ पे टोटल है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे, यानी हर में रखेंगे। तो हर कितना हो गया, 1080, यानी 1080। तो जो ये मान आया इसको हम लोग 360 से अगर गुणा कर दें तो इसका मान डिग्री में आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो केंद्रीय कोण की माप होगी वो किसके बराबर आया, राज्य बी के लिए कहा गया था। तो राज्य बी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, तो राज्य बी के लिए जो कर्मचारियों की संख्या थी वो 150 थी। तो हमने अंश में 150 रख दिया। फिर जो हर होता है वो दिए हुए ग्राफ में कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दिए हुए ग्राफ के लिए कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 1080 थी। तो हमने हर में 1080 रख दिया। और चूंकि डिग्री में पूछा गया था तो 360 डिग्री से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी सर्किल का जो टोटल एंगल होता है यानी संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश होता है। तो सभी क्वेश्चनों में, इसी क्वेश्चन की बात नहीं है, जो भी क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड आएंगे और उनमें केंद्रीय कोण की माप अगर डिग्री में पूछी जाएगी तो आपको 360 अंश से सभी के लिए गुणा करना ही पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लीजिए। देखिए 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर दिया गया। अब जो ये 108 बचा है इसको 36 से अगर काटा जाए तो 3 बार कटेगा। तो यानी 36 तियां 108। अब इस 3 से अगर हम 150 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो कितना आ गया, 50 डिग्री इस दिए हुए प्रश्न के लिए आंसर होगा। तो इन दिए हुए 4 पार्टों में से कौन सा आंसर आया, ये डी वाला पार्ट, यानी डी में 50 था तो 50 डिग्री इस प्रश्न के लिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि इस कंपनी के जो ये पाई चार्ट दिया हुआ है, यानी जिस कंपनी के लिए पाई चार्ट दिया हुआ है उसकी बात हो रही है। क्या कह रहा है, यदि इस कंपनी के कर्मचारियों का औसत वेतन 25,000 रुपये हो, यानी औसत तौर पे प्रत्येक कर्मचारी को कितने रुपए दिए जा रहे हो, 25,000 रुपये दिए जा रहे हो, तो इस कंपनी के सभी कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन की राशि रुपए लाख में ज्ञात कीजिए। यानी एक कर्मचारी को औसत तौर पे 25,000 रुपये इस कंपनी के द्वारा पे किए जा रहे हैं, यानी दिए जा रहे हैं। तो अब आपको क्या बताना है, इस कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों का जो टोटल वेतन होगा वो कितना होगा। एक कर्मचारी का जो वेतन है वो है 25,000 रुपये, और कर्मचारियों की संख्या कितनी है। सबसे पहले अगर हमें कर्मचारियों की संख्या पता हो जाए तो हम इससे गुणा कर देंगे, हमें इस कंपनी के लिए टोटल रुपए आ जाएंगे। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कर्मचारियों की कुल संख्या। तो कर्मचारियों की जो टोटल संख्या होगी वो अभी इसके पहले वाले 3rd क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ऐड करके निकलवाया था कि इन सभी की संख्या को अगर हम जोड़ेंगे
तो 1080 आएगा। यानी राज्य ए से लगा करके राज्य जी तक में जो ये कर्मचारियों की अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमें जोड़ लेना है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कर्मचारियों की कुल संख्या होगी। तो इनको चाहो तो सभी को फिर से जोड़ लो भाई। तो फिर से जोड़ेंगे, कितना आएगा, राज्य ए के लिए 180 है, राज्य बी के लिए 150, राज्य सी के लिए 180, राज्य डी के लिए 240 और राज्य ई के लिए 60, राज्य एफ के लिए 120 है और राज्य जी के लिए कितना है, 150 है। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 यानी 1080 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, इस कंपनी के लिए टोटल वेतन चाहिए, यानी 1080 कर्मचारियों का जो वेतन होगा वो हमें निकालना है। तो जब एक कर्मचारी का वेतन 25,000 रुपये है तो 1080 कर्मचारियों का वेतन कितना होगा, इससे गुणा करना पड़ेगा। एक कर्मचारी का वेतन इतना है तो हमें निकालना किसका है, 1080 कर्मचारियों का 1080 कर्मचारियों का कुल वेतन, जो कुल वेतन होगा वो 25,000 गुणे 1080 होगा। एक कर्मचारी का जो वेतन है वो कितना है, 25,000 है और कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 1080 है। तो 1080 से इसको गुणा कर दीजिए तो जो वैल्यू आएगी वो इस कंपनी के लिए टोटल वेतन होगा। तो 1080 से जब हम 25,000 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 270 लाख। तो कितना आ गया, 270 लाख। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 270 लाख, यानी जो टोटल वैल्यू आई वो 270 लाख है। तो अब इन दिए हुए 4 पार्टों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से बी वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में 270 लाख दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथियों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि राज्य ए और राज्य डी के कर्मचारियों की संख्या, यानी राज्य ए और डी राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको हम जोड़ लें और जो संख्या आएगी उसका मान कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी जो राज्य ए है और राज्य डी, यानी राज्य ए और राज्य डी, इन दो राज्यों के कर्मचारियों की संख्या का मान इस दिए हुए चार्ट के अंदर कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी ये और ये दोनों क्षेत्र मिलकर के इस संपूर्ण क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए, कहा गया है कि क्या 37.25% है, क्या 36.65% है, क्या 38.89% है या 39.14% है। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत मान निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत मान। तो यहां पे राज्य ए और राज्य डी के कर्मचारियों की संख्या कहा गया है। तो यानी राज्य ए के जो कर्मचारी होंगे प्लस राज्य डी के जो कर्मचारी होंगे, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। और जो हर होगा उसमें क्या रखना है, कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी जिससे तुलना की जाए या फिर जिससे कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया हो, उस वैल्यू को सदैव डिनोमिनेटर में रखते हैं, यानी हर में रखते हैं। तो यहां पे कुल कर्मचारियों की संख्या कहा गया था, तो कुल कर्मचारियों की जो संख्या होगी, तो बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में ऐड करने के लिए इसमें इतना टाइम नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक बार आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐड किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो कितना आया था कर्मचारियों की संख्या, 1080। तो उस 1080 वैल्यू को यहाँ पे हर में रख दें। चूंकि परसेंटेज वैल्यू पूछी गई थी, तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो राज्य ए में कितने कर्मचारी हैं, 180 हैं। राज्य डी में कितने कर्मचारी हैं, 240 हैं, बटे 1080 गुणे 100।
तो कितना आएगा, 180 में 240 ऐड करेंगे तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 2 हासिल 1, 2 1 3 1 420 यानी 420 अपॉन 1080 गुणे 100। अब यहाँ पे देखिए इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर दिया गया, फिर उसके बाद में 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, तो इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 18 और इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 7। अब 18 से 7 डिविजिबल नहीं है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इन दोनों की गुणा कर लें, 7 और 100 की कितना आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 18। तो इसको हम सॉल्व करें तो देखो सबसे पहले तो हम 2 से काट लें तो 2 9 18, फिर 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 350। तो फाइनली कितना आ गया ये 350/9 यानी 350/9। अब 350 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 त्रुक 27, कितना बचा 3 8 80 हो गया, 9 8 72 8 आया, फिर 9 8 72 9 8 ऐसे चलता रहेगा तो ये समथिंग इतना आएगा 38.89%। तो अब आप लोग इसमें से देख लीजिए जो ये दिए हुए 4 ऑप्शंस हैं उसमें से कोई एक पार्ट सही होगा। तो यहाँ पे 37.25 ये गलत हो गया, यहाँ पे 36.65 है ये भी नहीं है, यहाँ पे 38.89 है यानी ये वाला सी पार्ट इस दिए हुए प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अब साथियों क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है। दूसरा सर्वाधिक व्यय, तो पहला सर्वाधिक व्यय तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब पहला सर्वाधिक व्यय हमें पता होगा तभी तो हम ये क्लियर कर पाएंगे कि दूसरा सर्वाधिक व्यय किस चीज पे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या किस चीज के लिए दी हुई है, तो यहाँ पे तो 150 है, यहाँ 250, यहाँ 350, यहाँ 200, यहाँ 450, यहाँ 350। मीन्स जो 450 है ये सबसे बड़ा अमाउंट इस दिए हुए ग्राफ के अंदर दिया हुआ है। तो ये 450 जो है ये लाख में है चूंकि, तो 450 लाख खर्चा हो गया, लेकिन जो ये 450 लाख खर्चा है ये किस चीज पे है, श्रम पे है। तो ये तो इस कंपनी का सबसे ज्यादा खर्च होने वाला यानी नंबर 1 पे आ गया। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा गया, दूसरा सर्वाधिक खर्चा करने वाला व्यय कौन सा है, यानी किस चीज पे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा व्यय किया गया है। तो इस नंबर 1 वाले को अगर छोड़ दिया जाए, यानी 450 लाख का जो खर्चा है श्रम पे उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खर्चा किस पे किया गया है वो आपको दिखाना है। तो 450 को अगर छोड़ दें तो सबसे बड़ी संख्या इस दिए हुए ग्राफ में साथियों कौन सी है, देखिए 350 है और यहाँ पे 350 है, यानी कच्चे माल पर और प्रचालन तंत्र पर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे इस प्रश्न में हमें 2 चीजों को केवल देखना है, कच्चा माल और प्रचालन तंत्र। चूंकि इस दिए हुए प्रश्न में केवल कच्चा माल है, प्रचालन तंत्र का ऑप्शन नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन होते तो दोनों ऑप्शन सही होते, उसके लिए फिर इसमें एक नया ऑप्शन बनाया गया होता, ए और बी दोनों ऐसे करके। तो यहाँ पे कच्चा माल 350 लाख का खर्चा है जो कि इस दिए हुए कंपनी के ग्राफ में दूसरा सर्वश्रेष्ठ खर्च है, यानी सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे खर्च होने वाला अमाउंट है। तो कच्चा माल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कुल व्यय रुपए लाख में क्या होगी, यानी इस कंपनी के द्वारा व्यय किया गया कुल अमाउंट कितना होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कुल व्यय किसमें निकालना है, रुपए, और वो रुपए किसमें होने चाहिए, लाख में। कुल व्यय रुपए लाख में ज्ञात कीजिए। यानी
जो ये कंपनी में अलग अलग चीजों पे खर्च किया गया है उन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो इस कंपनी के द्वारा कुल व्यय आ जाएगा, यानी कुल खर्च किया जाएगा। तो हमें इन सभी के अमाउंट को ऐड कर लेना है सिंपली। तो देखिए सबसे पहले तो कर पे खर्च किया गया है, तो कर पे कितना खर्च किया गया है 150 लाख, तो 150 लाख प्लस कच्चे माल पे कितना खर्च किया गया है 350 लाख प्लस श्रम पे कितना खर्च किया गया है 450 लाख प्लस विद्युत पे कितना खर्चा हुआ है 200 लाख प्लस किराए पे कितना खर्चा हुआ है 50 लाख प्लस प्रचालन तंत्र पे कितना खर्चा हुआ है 350 लाख प्लस रखरखाव पे कितना खर्चा हुआ है 250 लाख। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, तो 150, 350, 450 और 200 और 50, 350 और 250 इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 लाख, यानी 1800 लाख रुपए इस कंपनी का टोटल व्यय आएगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये तो हो गया इस सेकंड क्वेश्चन नंबर का आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजी लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कर का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण की माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। यानी ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में जो ये कर का क्षेत्र है, इस कर वाले क्षेत्र का जो ये कोण होगा इसकी माप निकालनी है। यानी जो ये कर के क्षेत्र का कोण है इसको हम थीटा अगर मान लें तो इसकी माप निकालनी, ये केंद्रीय कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस दिए हुए ग्राफ के अंतर्गत पांचों क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी पाई चार्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक पार्ट केंद्रीय कोण की माप जरूर पूछता है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, कर वाले क्षेत्र का। अब इसमें किसी भी एक एरिया का पूछ सकता था, चाहे तो रखरखाव का पूछ लेता, कच्चे माल का पूछ लेता, श्रम का पूछ लेता, विद्युत का पूछ लेता और प्रचालन तंत्र का। मींस किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट का केंद्रीय कोण का माप पूछ लेता कि इसमें, जैसे मान लो इसको पूछता तो कितना माप होता, इसका पूछता तो कितने डिग्री का कोण होता। इसी प्रकार से कर का पूछा गया। तो जो केंद्रीय कोण निकालने का ट्रिक है वो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। केंद्रीय कोण, ये आप लोगों की ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय कोण की माप जब डिग्री में पूछी जाए तो आप लोगों को यह देखना कि जिस क्षेत्र की बात की जाए उसको सबसे पहले ऊपर रख लीजिए, जो भी पर्टिकुलर क्षेत्र हो। ठीक है, और उसके बटे में टोटल वैल्यू ले लीजिए। तो जो भी क्षेत्र कहा गया है, यानी जिसका मान पूछा गया है वो तो हमें ऊपर रखना है। तो यहां पे कर का पूछा गया था तो हमने कर वाले क्षेत्र का मान ऊपर रख लिया कि इस पे कितना खर्चा हुआ है, और यहां पे कुल मान ले लिया, कुल व्यय गुणे डिग्री में पूछा गया है। तो ये पूरा एक सर्किल है, टोटल कितने डिग्री का कोण हो जाएगा 360 डिग्री का। यानी अगर कोई एक वृत्त दिया हुआ है तो उस वृत्त का कोण पूछा जाए केंद्र का, तो संपूर्ण कोण बनता है, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो यहां पे कर का कितना था 150 लाख, तो 150 हो गया, बटे कुल व्यय कितना था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आप लोगों को इसको टोटल ऐड करके बताया था, कितना था 1800 लाख था, तो 1800 हो गया, और गुणे 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 360 से अगर 1800 को साथियों भाग करेंगे तो ये 5 बार कटेगा। अब 5 से अगर हम 150 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 30 बार कटेगा। तो केंद्रीय कोण की माप कितनी आ गई 30 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। तो इस दिए हुए 4 ऑप्शनों में पूछा गया था क्या 40 अंश होगा, क्या 20 अंश होगा, क्या 60 अंश होगा, या केंद्रीय कोण की माप 30 अंश होगा। तो कितना आया 30 अंश आया। तो ये डी वाला पार्ट आपका सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं केंद्रीय कोण की माप निकालना भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। श्रम और कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। क्या श्रम और कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय 33.3% है,
क्या वो 44.44% है, क्या 40% है, क्या 30% है? इनमें से कितने परसेंट है श्रम और कच्चे माल पर कितना कितना व्यय किया जाता है, उसका टोटल मान इस दिए हुए ग्राफ के कुल मान का कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो श्रम और कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय निकाल लें। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना है? श्रम और कच्चे माल का कुल व्यय। तो कुल व्यय निकालने, तो श्रम पे कितना खर्चा हो रहा है? 450 लाख, 450 लाख। और कच्चे माल पे कितना खर्चा किया जा रहा है? 350 लाख। तो 350, 450 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 800 लाख, यानी 800 लाख रुपए का जो व्यय होगा वो श्रम और कच्चे माल पे किया जाएगा। दूसरी चीज, इस दिए हुए ग्राफ का कुल व्यय कितना, क्योंकि पूछा क्या गया कुल व्यय के कितने प्रतिशत होगा, तो जो कुल व्यय है वो भी तो हमें चाहिए। तो कुल व्यय कितना होगा? तो कंपनी का कुल व्यय, तो कुल व्यय क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ऐड करके भी बताया था। तो यहां पर अगर इन सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1800, यानी 1800 लाख। इस कंपनी का कुल व्यय कितना है? 1800 लाख है। और श्रम और कच्चे माल का जो दोनों का मिलाकर के व्यय होगा वो 800 होगा। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि श्रम और कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। जब भी प्रतिशत पूछा जाए तब जिसका कहा जाए वो तो सबसे हम ऊपर रखते हैं यानी अंश में, और जिससे तुलना की जाए उसको हम नीचे रखते हैं। प्रतिशत मान, किस चीज का प्रतिशत मान? श्रम और कच्चे माल का प्रतिशत मान कुल की तुलना में कितना है। तो जिसका मान पूछा जाए वो तो ऊपर रखते हैं। तो श्रम और कच्चे माल का कुल कितना था? 800 था। किसके कुल मान से तुलना की गई? इस कंपनी के कुल व्यय से तुलना की गई। तो कुल व्यय कितना है? 1800 है। तो डिवाइड 1800 से करेंगे, यानी जो हर होगा इसका उसका मान कितना हो जाएगा? 1800, और गुणे 100 कर दीजिए। परसेंट मान के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो देखिए इन दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब इसको 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 जीरो 0। तो ये कितना आ जाएगा? ये 400/9। अब 400 को 9 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 से 40 को जब भाग करेंगे तो 4 बार लगेगा टेबल 40 में। तो 9 चौक 36, तो ये 4। अब यहाँ 40 से 36 घटाएंगे, 4 बचेगा, फिर 40 हो गया। तो 9 चौक 36, फिर पॉइंट, फिर 4, फिर 4, यानी जो इसका मान आया वो 44.44% आया। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है? हाँ, 44.44% बी पार्ट में है। तो बी पार्ट इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? श्रम, विद्युत और किराया पर किया जाने वाला व्यय और प्रचालन तंत्र रखरखाव और कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। श्रम, विद्युत और किराए पर किया जाने वाला व्यय, तो श्रम, विद्युत और किराए पर कितना व्यय हुआ है उसका कुल मान निकाल लें जो आएगा। इस प्रकार से फिर प्रचालन तंत्र रखरखाव और कच्चे माल पर किया जाने वाला जो कुल मान आएगा वो, इन दोनों के बीच में हमें अनुपात निकालना है कि इन दोनों का अनुपात कितना होगा। तो क्या वो अनुपात 14:19 होगा, या फिर वो अनुपात 10:13 होगा, या फिर 19:14 होगा, या डी पार्ट 13:10 होगा। ये प्रश्न कहा गया है। तो सबसे पहले तो हमें श्रम, विद्युत और किराए पर कितना खर्च किया गया है, किराए पर कुल खर्च निकाल लें। कुल खर्च, तो जो कुल खर्च इन पे आएगा वो कैसे निकालेंगे? तो श्रम पे कितना खर्च हुआ है उसको 450 लाख, फिर विद्युत पर कितना खर्च हुआ है 200 लाख, फिर किराए पर कितना खर्चा हुआ है 50 लाख। तो 50, इन सबको ऐड कर लें तो 450
और 200 और 50 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 700। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है, प्रचालन तंत्र, रख रखाव और कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट में हमने इसको निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, प्रचालन तंत्र यानी प्रचालन तंत्र प्लस नेक्स्ट क्या है, रख रखाव, नेक्स्ट क्या है, कच्चा माल। इन सबको ऐड कर लें तो प्रचालन तंत्र पे कितना खर्चा किया गया था, 350 लाख, 350 हो गया। रख रखाव पे कितना खर्च किया गया है, 250 लाख। और कच्चा माल जो है उस पर कितना खर्चा किया गया है, 350 लाख। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 350 700 हो गया और 250 और ऐड करेंगे तो 950 लाख आ जाएगा। प्रश्न में क्या कहा गया है कि श्रम विद्युत किराए पर जो ये कुल खर्च आया है इसके और प्रचालन तंत्र, रख रखाव और कच्चे माल पे कुल खर्च हुआ है इसके बीच में क्या अनुपात है, यानी इसका इसके साथ में अनुपात निकालना है। तो जो अपेक्षित अनुपात होगा वो हमें चाहिए, क्या चाहिए, अनुपात। तो अनुपात हमें निकालना है किसके किसके बीच, 700 क्या 950 के साथ क्या अनुपात है। तो 0 से यहाँ पे 0 काट दें। अब ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से काटेंगे तो 14 आएगा, ये 5 से काटेंगे तो 19 आएगा। तो साथियों जो अपेक्षित अनुपात है वो कितना आएगा, 14:19। तो 14:19 दिए हुए इन 4 ऑप्शनों में किस पार्ट में है ये देख लीजिए। तो 14:19 पहले ही पार्ट में, इसका मतलब पहला पार्ट आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो यहां से आप लोगों ने क्या देखा कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं पाई चार्ट के वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, बस जैसा जैसा प्रश्न में पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्टेप टू स्टेप करते जाइए, आंसर आप लोगों को सही सही मिलता जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो डीआई के जो पीटी के एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ग्राफ से रिलेटेड 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो लाइन चार्ट, बार चार्ट और तीसरा पाई चार्ट, जो कि आज के इस सेशन में मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं तालिका से संबंधित यानी टेबुलेशन मेथड होते हैं, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को टेबुलेशन मेथड बताऊंगा। तो साथियों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा।